तो इसलिए केजरीवाल की पार्टी का अब कोई ऐसा बचा नहीं है, लोगों का इन पर पूरा तरीके से विश्वास उठ चुका है। नमस्कार, भारत एक खोज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सुनील यादव जी। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। यादव जी, राजनीति का सफर आपने मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा के तौर पर स्टार्ट किया, उसके बाद आप जिला अध्यक्ष भी रहे, जिला अध्यक्ष बनने के बाद आप प्रदेश महामंत्री रहे, प्रदेश महामंत्री के बाद आप प्रदेश के अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा, और आज वर्तमान में आप ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। एक लंबा राजनीतिक सफर, बहुत कठिनाइयों से आपको गुजरना होगा, तो क्या क्या समस्या, परेशानी और क्या क्या चीजें आपने अपने इस राजनीतिक करियर में देखी अभी तक? एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या, जब आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, मानो कि भाई हम अपने जीवन यापन को लेके, परिवार के सुखों को ध्यान में रखते हुए, अपने पर्सनल काम करते हुए, हर व्यक्ति के अंदर एक भावना रहती है कि यार देश के लिए भी हमें काम करना चाहिए। जब देश के लिए काम करना चाहिए तो उसका माध्यम कैसे होता है, किसी एनजीओ के माध्यम से करें या कोई ना कोई प्लेटफॉर्म आपको चुनना पड़ता है। तो मैंने फिर उसको पॉलिटिक्स चुना। अगर पॉलिटिक्स चुना तो फिर पार्टी भी चुननी पड़ती है कि भाई किस पार्टी में आपको जाना चाहिए, आपकी विचारधारा किस पार्टी की ज़्यादा अच्छी है। तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी विचारधारा से पूरी तरह से मेरे को पढ़ने के बाद लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी में मुझे जाना चाहिए। उसकी विचारधारा अपने आप में देश को जोड़ने की, आगे ले जाने की मुझे लगी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का मैंने प्रयास किया। तो उसी के प्रयास में मैं युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बना। और जब मंडल अध्यक्ष बना तो क्योंकि मंडल अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो फिर काम सीखने को भी बहुत मिला। कुछ अच्छे लोग मिले राजनीति में, कुछ यूज़ करने वाले मिले, कुछ आगे बढ़ाने वाले भी मिले। तो उसके बीच में ही मुझे बड़े बड़े लीडर से भारतीय जनता पार्टी के मिलना हुआ, जैसे माननीय साहब सिंह वर्मा जी उस टाइम देश के लेबर मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने बड़ा आगे बढ़ाने में, समझाने में राजनीति को बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। उसके बाद मैं माननीय अरुण जेटली जी से भी जुड़ा और उन्होंने भी बताया उनके बोलने के स्टाइल, अपनी बात रखने का उनका तरीका, उन सब बातों को सीखते सीखते आगे बढ़े। तो वहीं पे हम महामंत्री, जिला अध्यक्ष, फिर मेन पार्टी का मैं उपाध्यक्ष और मेन पार्टी का प्रदेश मंत्री भी रहा। और क्योंकि उतार चढ़ाव, कभी कोई पोस्ट पार्टी दे देती है तो बड़ी खुशी होती है, कई बार बिना पोस्ट के भी काम करना पड़ता है, तब भी हमें कोई दुख होता नहीं है, क्योंकि हम लोग एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी से जुड़ जाते हैं। जिम्मेदारी ऊपर नीचे होती रहती, कभी सुख कभी दुख आता रहता है, लेकिन हम लोग एक मन से पार्टी का काम करते रहते हैं। और करते करते आज देखो, देश के प्राइम मिनिस्टर जब नरेंद्र मोदी जी बने तो कितना हमें फक्र होता है कि हमारा उस टाइम डिसीजन ठीक था कि भारतीय जनता परिवार में भी कोई राजनीतिक माहौल था कि परिवार में कोई राजनेता रहा हो या राजनीति से जुड़े हुए लोग रहे हों? नहीं, हम लोग तो बहुत ही गरीब परिवार से आने वाले लोग थे, साधारण सी हमारी फैमिली थी। मेरे फादर बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे। तो जो ये नई दिल्ली विधानसभा है, जो नई दिल्ली वाला एरिया है, इसी के बीच में रह के, यहीं पे स्कूलिंग वगैरह करके, यहीं पे इन लोगों के बीच में रह के राजनीति सीखी। फिर मेरा कॉलेज में जाने के बाद, किरोड़ीमल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन करी, तो वहाँ से जाने के बाद जब ये एबीपी के इलेक्शंस होते थे, फिर उनसे मैं सीखा। हमारी फैमिली में ऐसा कोई पॉलिटिकल नहीं था जिसको देख के मैंने प्रेरणा ली। स्वयं प्रेरणा से हम लोग पार्टी में आए, लोगों को देख के काम करते हुए, क्योंकि देश की, अपने पर्सनल काम के साथ साथ देश की सेवा भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों काम चलते रहें और बाद में हमें भी ये फक्र हो कि भाई हमने भी देश के लिए कुछ तो सुनील यादव जी छात्र संघ की राजनीति से जुड़कर एबीवीपी के साथ काम कर रहे थे, तो उस समय की राजनीति और आज मेन स्ट्रीम की राजनीति, जिस आज भारतीय जनता पार्टी में, क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में? तब हम संघर्ष किया करते थे। अभी तो पिछले 10 साल से देश में भाजपा की सरकार है और विश्व के सबसे मान रखने वाले नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अब में और तब में ये फ़र्क है कि पहले हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता था, दूसरी पार्टियां देश में राज करती थी। हम भी कोई जब किसी भ्रष्टाचार या किसी घोटाले के बारे में या कोई भी मुद्दा उठाते थे तो हमें डर लगा रहता था कि पुलिस हम पे भाई लाठीचार्ज करेगी, या कोई भी मुद्दा उठाते थे तो एक भय का वातावरण रहता था कि भाई दूसरी पार्टी हमारे साथ क्या करेंगी। जैसे इमरजेंसी में हमारे सारे नेताओं को उस टाइम जेल में डाल दिया था, लेकिन फिर भी विपक्ष में रहते हैं तो थोड़ा डर तो लगा ही रहता है, लेकिन फिर भी बुलंदी से आवाज़ हम लोग उठाते रहते हैं। सुनील जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, 98 से लेकर, अगर आज मैं वर्तमान 2024 की बात करूं, 98 से लेकर 2024 तक दिल्ली की जनता का दिल नहीं जीत पाई है भारतीय जनता पार्टी, केवल दिल्ली की अगर मैं बात करता हूं तो।
देखो 98 के बाद सत्ता से चले गए जी थे। जी, उस टाइम हमारे 3 मुख्यमंत्री बने। माननीय मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री बने। फिर कुछ दिनों के लिए हमारी दिवंगत नेता माननीय सुषमा स्वराज भी हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री रही। और उस टाइम से लेके अब तक पार्टी क्यों नहीं सत्ता में आ पाई, उसका बहुत बड़ा, क्योंकि हम एमसीडी में हमारी सरकारें रही हैं। ऐसा नहीं कि भाई दिल्ली में नहीं आ पाई तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी 7 सीटें हम जीते पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी 7 सीटें जीते। इस बार भी दिल्ली की जनता हमें एक्सेप्ट कर रही है। एमसीडी का हम चुनाव जीते, इस बार भी थोड़े से मार्जिन से हमारी एमसीडी में सरकार नहीं बन पाई, लेकिन उसमें भी हम चुनाव जीते। लेकिन जब हम झूठ की राजनीति नहीं कर पाते, हम जनता से सीधा सीधी बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं मौसम के अनुसार आते हैं, और लेकिन वो इतना झूठ बोल जाते हैं, इतनी चीज़ें कह जाते हैं कि जनता उनके बहकाव में आ जाती है और उसको सच मान लेती है और उनको हमेशा जिता देती है। नहीं, अगर बात करते हैं 2014 की, 2014 में दिल्ली की जनता ने अपना वोट देकर श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। चुनाव 2015 में होते हैं तो ये वोट बदल जाता है, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में चला जाता है। सेम ऐसा ही 2019 के चुनाव में 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, जनता के दिल में अपनी जगह भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। 2020 में भी ऐसा ही हुआ कि अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार सत्ता में आ गए। अब ऐसा जो वोटर है उसका मन क्यों बदल जाता है बार बार? मैं आपको बताता हूँ कि 2014 जो 15 में चुनाव था, भाई हमारी सरकार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री क्यों बनाया, और आम आदमी पार्टी बनी कैसे, किस वजह से बनी? क्योंकि देश में जो सरकार कांग्रेस की थी, उनकी सरकार की वजह से लोगों का नेताओं पे से भरोसा उठ गया था। भरोसा उठने से मेरा तात्पर्य है कि वहाँ पे घोटालों की सरकार मानते थे पूरे देश में लोग, कि जो भी नेता होता है वो केवल भ्रष्टाचार करने के लिए पैदा हुआ है। खाओ और खाने दो वाली बात चलती थी, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात हम कर लें, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाले की बात कर लें, चाहे ताबूत घोटाले की बात कर लें, चाहे बोफोर्स घोटाले की बात कर लें, चाहे कोयला घोटाले की बात कर लें, तो लोगों को लगता था कि सारे नेता करप्ट और भ्रष्ट ही होते हैं। तो जब सब नेताओं में से भरोसा उठ गया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लीडिंग पार्टी थी दिल्ली में दूसरे नंबर की, अगर हम कांग्रेस की सरकार मानते थे तो, लेकिन सब नेताओं से भरोसा उठ गया था तो उन्होंने एक नए आंदोलनकारी पे भरोसा किया और उनकी बात को सच मान बैठे कि ये दूध के धुले लोग आए हैं और ये हो सकता है दिल्ली को फ्री बिजली, फ्री पानी, वाईफाई, 20 स्कूल, 500 स्कूल, 20 कॉलेज खोल देंगे। तो लोगों ने मैं भी वोट दे सकता था उनको, जो भी हमारे आसपास के लोग सब वोट दे रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि दिल्ली एक आइडियल राजधानी बनने वाली है। लेकिन उस टाइम से और अब की अगर बात करें कि भाई आप कह रहे हो कि क्यों नहीं आ पाती बीजेपी, तो क्योंकि हम झूठ की राजनीति नहीं करते। तो उन्होंने झूठ क्या बोला, 500 स्कूल खोलेंगे, उन्होंने कहा कि 20 कॉलेज खोलेंगे, उन्होंने कहा पूरी दिल्ली को वाईफाई कर देंगे। कौन सा युवा नहीं देगा वोट इस बात को? उन्होंने कहा कि पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे जी। तो वो दिन और आज के दिन में आज तक इन्होंने ये कुछ सब दिया तो है नहीं, लेकिन शराब की दुकान खोल के अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करके आज वो आम आदमी पार्टी कहाँ है? जेल में है। अब तो अगला चुनाव ही बता पाएगा कि जनता हमें एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि इनकी सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव नई दिल्ली से लड़े थे, उस समय आप चुनाव लूज कर गए थे, तो क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में गए थे कि जिन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़े थे? हम हमेशा जो क्षेत्रीय दिल्ली से रिलेटेड मुद्दे को ही लेके जाते हैं हम लोग, कि भाई केजरीवाल जी ने झूठ बोला तब तक भी कुछ नहीं हुआ था। उनके मैनिफेस्टो जो बनता है झूठ के आधार पर बनता है। हम हमेशा कहते हैं कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स करो, विकास की राजनीति करो, देश को आगे ले जाने वाले, दिल्ली को आगे ले जाने वाली पॉलिटिक्स करो। तो हम तो पानी पहुँचाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। भाई आज देखो गरीबों 80 करोड़ लोगों को राशन भारतीय जनता पार्टी दे रही है, ये तो सब रिकॉर्ड में है। अब उन्होंने क्या किया, हम उनकी जो उन्होंने झूठे वादे किए उनको एक्सपोज करने के लिए और अपनी पॉजिटिव चीज़ें लेके जाते हैं कि हमारी बाकी सरकारों को देखो, चाहे जो राज्य में सरकार हमारी चलती है हमेशा रिपीट होती है, वहाँ पे कई बार किसी वजह से हम रह जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी पार्टी जहाँ पे आती है वहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार शासन करती है। चाहे आप गुजरात देख लो या कहीं भी, अभी यूपी में देखो मोदी योगी जी बने, फिर मोदी योगी जी रिपीट हो गए। तो हम पॉजिटिव चीज़ों को लेके जाते हैं। जब एक बार हमें पार्टी मौका देगी, जनता मौका देगी, तो हम उनको करके दिखाएंगे। हमारी कभी सरकार जाएगी नहीं दिल्ली से। अगर एक बार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन जाती है और क्योंकि एक्सपोज हो चुके हैं और बनेगी, तो फिर हम दोबारा आसानी से जाने वाले नहीं हैं। शराब नीति को लेकर अभी आपने कहा, शराब नीति के चलते आज पार्टी के उप मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही जेल में बंद हैं। तो अभी जेल से बाहर वो जल्दी में आने की कोई ऐसा अनुमान भी नहीं है कि वो जल्दी में निकल कर आएंगे, क्योंकि सबूत, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बहुत सारे सबूत अभी ईडी और सीबीआई के पास में है, जो जिनके आधार पर वो जेल में बंद है।
अब आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जनता कैसे इस बात को समझे कि जिस शराब नीति को लेकर आए थे वो आज वो शराब नीति के चलते जेल में बंद है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जा रहा था। जैसी करनी वैसी भरनी जी, काट की हांडी बार बार तो चढ़ती नहीं है। पानी पिलाने के नाम पे उन्होंने हर वार्ड में 2-2 शराब की दुकान खोलने की पॉलिसी लेके आए। उसके पीछे उनकी क्या मानसिकता थी? शराब की दुकानें पहले भी खुली थी और आज भी खुली हुई हैं, लेकिन शराब की दुकानें बंद करने की बजाय मोहल्ले में जाके हम लोगों से राय बात लेंगे, फिर उसके बाद हम कोई डिसीजन लेंगे। किसी व्यक्ति से उन्होंने पूछा नहीं, और केवल इसके पीछे केवल भ्रष्टाचार करने की उनकी नीति थी, जो उन्होंने इतनी बड़ी पॉलिसी लेके आए कि केवल पार्टी फंड में कितने पैसे आ जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पास कितने पैसे आ जाए। तो उन्होंने गलत तरीके से उसको प्लांट किया, और ठेकों के बहाने उन्होंने अपने पार्टी में चंदा लेना, करप्शन करना, ये सारी पॉलिसी उन्होंने बनाई। जब वो पॉलिसी बनाई तो हम तो वैसे ठेके के विरोध में थे कि भाई इतने ठेके नहीं खोलने चाहिए, बच्चों पे, महिलाओं पे, एक फैमिली पे बहुत गलत असर पड़ता है। लेकिन वो माने नहीं, उन्होंने खोल दी। उनका भ्रष्टाचार तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही उजागर हुआ है। हम तो शराब के ठेके के विरोध में थे कि शराब इतनी पिलाना ठीक नहीं है कि 24 घंटे ठेके खुलें, लेकिन वो खुद ही फंस गए इसमें। उनके भ्रष्टाचार का सामने कोई बीजेपी ने उनका उजागर नहीं करा भ्रष्टाचार का मुद्दा। हम कोई पुलिस नहीं है, हम कोई ईडी नहीं है, हम कोई सीबीआई नहीं है। हम तो कह रहे थे शराब नीति को वापस लो, शराब नीति को वापस लो। भ्रष्टाचार तो जो कानून की एजेंसियां हैं उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप इनके ऊपर लगाया है, उन्होंने इनको पकड़ के जेल के अंदर डाला है। उनके पास बहुत सारे सबूत हैं, उन सबूतों के माध्यम से ही हम क्या कहते हैं इन पे एलिगेशंस लगाते हैं। और ईडी एक सरकारी संस्था है, उसने इनको 9 बार नोटिस देने के बाद केजरीवाल जी उनके सामने पेश नहीं हो रहे थे, तो कोर्ट के थ्रू वो चले गए कि ये इलीगल है। जब कोर्ट ने वो सबूत देखा तो केजरीवाल जी को भी अंदर भेज दिया। तो बिना सबूत के कोई इतना अच्छा कानून हमारे देश का है, बिना सबूत के कोई किसी को जेल में नहीं डाल सकता, वो भी मुख्यमंत्री को। तो ये सुनिश्चित है कि बिना, क्योंकि ईडी आके बीजेपी को तो कोई सबूत दिखा नहीं। शायद ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल में जाना पड़ा उनके भ्रष्टाचार के चलते। ईडी कोई ऐसा है, उनको गिरफ्तार करने से पहले हमें तो कोई पेपर लीक करती नहीं कि देखो जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का है आप लोग प्रदर्शन करो। हम तो जब ईडी नोटिस भेजती है उनके भ्रष्टाचार का, तब हम प्रोटेस्ट और प्रदर्शन करते हैं कि भाई तुम जाके सरेंडर क्यों नहीं करते, आप जाके उस पर क्यों नहीं कर रहे। नहीं, वो बार बार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, और अब तो कांग्रेस के लोग भी कहने लगे कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है। आपका क्या मत है इस पर? दुरुपयोग तो नहीं, जिसकी सरकार, जिसकी देखो सरकार जब ईमानदारी से काम करती है, कोई भी देश की सरकार अगर ईमानदारी से काम करती है तो जिसके ऊपर कार्रवाई होती है वो सरकार को ही दोष देता है, अपने कर्मों को दोष नहीं देता। चोर कभी ये नहीं कहता कि मैंने चोरी करी है, तो चोर तो कहेगा कि पुलिस ने मेरे ऊपर गलत आरोप लगा दी जी, मैं तो शरीफ हूँ। कोर्ट में जाके वो यही कहता है और गलत दलीलें कोर्ट में वो देता, बचने का पूरा प्रयास करता है। तो हमारा संगठन है, हम भारतीय जनता पार्टी का संगठन चलाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद जब सरकार बन जाती है तो उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होता। वो तो सरकार के लोग हैं, सरकार की एजेंसियां जैसा वो करती हैं, उनके पास सबूत आएगा तो जेल में डालेंगे। इनके खिलाफ सबूत है, वरना सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, ये सब जेल में नहीं जाते। इतनी अंधेरगर्दी कहीं नहीं है, क्योंकि इनके खिलाफ सबूत हैं। इनको सजा भी मिलेगी और अंदर तो ये लोग हैं ही। और देश की, दिल्ली की जनता भी समझ गई है इनको कि भाई हमने गलती करी है, इनको अपना नेता मान के। क्योंकि चलो शराब तो एक अलग बात है, कोई भी चीज़ दिल्ली में, पानी की समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। जब गर्मी आती है तो टैंकर माफिया एक्टिव हो जाते हैं, तब इनके पानी पॉलिसी कहाँ चली जाती है। जल बोर्ड में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, आप देखो जल बोर्ड में दिनों जल बोर्ड घाटे में है। ऐसा 30,000 करोड़ का क्या कहते हैं उस पे घाटा है, उस पे लोन है अपने जल बोर्ड पे। तो इस तरह से ये हर उसमें भ्रष्टाचार। दवाइयों में देखो आप, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, इनका एक बहुत मेन एजेंडा था कि मोहल्ला क्लिनिक नाम का है, लेकिन वहाँ पे नकली दवाइयाँ देखो, नकली टेस्ट, नकली दवाइयाँ वहाँ पे बिक रही हैं और टेस्ट हो रहे हैं। तो कोई एक ऐसी पॉलिसी तो आप मुझे बता सकते हो कि भाई केजरीवाल की ये वाली तो सच में अच्छी है। यादव जी, आपके क्षेत्र नई दिल्ली की अगर मैं बात करता हूँ तो कितने मोहल्ला क्लिनिक हैं जो सुचारू रूप से रन कर रहे हैं, अभी चल रहे हैं? नहीं, हमारे नई दिल्ली विधानसभा में 3 के करीब मोहल्ला क्लिनिक है, तीनों ही बंद पड़े हैं जी। तीनों ही मोहल्ला क्लिनिक बंद है? क्योंकि एक तो दवाइयाँ अब लोगों को पता चल गया है, और वहाँ पे कोई देखने भालने वाला आदमी होता नहीं है। डब्बा बना दिया, अपनी फोटो लगा दी, मोहल्ला क्लिनिक लिख दिया। मैं मोहल्ला क्लिनिक का मतलब केवल प्रचार का एक माध्यम बना हुआ है वो।
जी। तो इसलिए केजरीवाल की पार्टी का अब कोई ऐसा बचा नहीं है, लोगों का इन पर पूरा तरीके से विश्वास उठ चुका है। झूठ की राजनीति, काट की राजनीति, हांडी बार बार चढ़ती नहीं है। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि शिक्षा मॉडल को लेकर बात करते हैं कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल उच्च स्तर का शिक्षा मॉडल है, विदेश के लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और राज्यों में इतना अच्छा शिक्षा मॉडल नहीं है। वहीं अरविंद केजरीवाल के उप मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री भी थे, वो शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद हो जाते हैं। तो क्या आप इन दोनों चीज़ों को कैसे जोड़कर देखते हैं कि एक शिक्षा मंत्री शराब के मामले में जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करता है, वही शिक्षा मंत्री शराब के मामले में जो युवाओं को शराब सस्ते दाम पर उपलब्ध कराई जा रही है उस मामले में बंद हो जाता है? इनकी केवल नीयत पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है जी। इनकी केवल नीयत ऐसी थी कि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, दिल्ली की जनता को बरगलाकर किसी तरह सरकार में आ जाए। सरकार के बाद इनका केवल पैसे ऐंठने का ही काम था। ना कोई इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक चलाना था, ना कोई इनको स्कूल चलाना था, ना इन्होंने कोई हेल्थ की चीज़ें ठीक करनी थी। आप स्कूलों के कमरे बनाने में 20 लाख खर्चा इन्होंने दिखाया एक कमरे का। 10 बाय 20 का एक कमरा है, उसमें इंटीरियर, आप इस क्लासरूम में आप भी पढ़े हुए हैं, 2 खिड़की होती हैं, 2 पंखे होते हैं और लोग टेबल कुर्सी लगी रहती हैं जी। ये अच्छे से अच्छे स्कूल का यही है, लेकिन उन्होंने 20 लाख का खर्चा दिखाया हुआ है। तो स्कूल में इन्होंने एजुकेशन के नाम पे करप्शन किया है और इनके बच्चे फेल हो रहे हैं जी। उसको रिजल्ट पास करने के लिए उनमें घपले ये लोग करते हैं कि 100% रिजल्ट दिखाने का प्रयास करते हैं। कोई नया स्कूल तो खोला हो तो मैं बता दूं कि भाई दिल्ली में ये वाला दिल्ली सरकार ने स्कूल खोला है नया, 500 स्कूल का वादा था, तो एक स्कूल बता दो। तुम तो बने बनाए स्कूल को ठीक कर दो, वही बहुत बड़ी बात है। तो आपने उसे एक स्कूल को बना दिया, पायलट प्रोजेक्ट है, वो भी किसी एनजीओ से पैसे लेके कि हमारा स्कूल ठीक कर दो। उन्होंने ठीक कर दिया, पायलट प्रोजेक्ट बन गया, उसकी फ़ोटो लगा के सारे तो सोशल मीडिया में, इंडिया से लेके लंदन तक, लंदन से लेके अमरीका तक, सारे सोशल मीडिया पे डाल दिए कि देखो जी हमारा ऐसे स्कूल हमने दिल्ली के कर दिए हैं। लेकिन जब जानने आओ तो एक स्कूल बना हुआ, वो भी पायलट प्रोजेक्ट हो रखा है उसका, उसी में स्विमिंग पूल है, उसी में स्पोर्ट्स का थोड़ा काम है, उसी में थोड़ी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। एक स्कूल दिखा दो, बस एक स्कूल दिखा के उसका प्रचार करते हैं, बाकी स्कूल तो दिखाओ। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप ओबीसी मोर्चा के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो 2024 का घोषणा पत्र है, उसमें ओबीसी समाज के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए क्या ऐसी योजनाएं हैं जिससे कि ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करे? देखो 2014 और 2000 अभी जो 19 में चुनाव हुआ था, सभी ओबीसी समाज के लोगों ने मोदी जी को बढ़ चढ़ के वोट डाला था और उनका देश की सरकार बनाने में ओबीसी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। उसके पीछे का कारण एक तो सबसे पहला है कि मोदी जी स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं और उन्होंने आते ही जो काम शुरू करे ओबीसी समाज के लिए, जो पहला काम उन्होंने करा कि जो ओबीसी कमीशन था वो ऐसे ही बना हुआ था, उसको कोई संवैधानिक दर्जा था नहीं। तो जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने तुरंत उसको संवैधानिक दर्जा दिया कि एक कानून की तरह से ओबीसी समाज की चीज़ों को सुनता है, एक कोर्ट की तरह वो चलता है। लोग वहाँ पे जाते हैं, कोई भी ओबीसी समाज के व्यक्ति जाके कोई एप्लीकेशन वहाँ पे लगा सकता है, उसके साथ कोई समस्या, उसमें तुरंत कार्रवाई होती है, जस्टिस होता है और काम हो जाता है। एक तो सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया। और ओबीसी समाज को आगे लाने के लिए, मानो कि भाई संगठन में भागीदारी, हिस्सेदारी सरकार में कितनी होनी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा सांसद अगर किसी पार्टी के ओबीसी समाज से आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के आते हैं। सबसे ज़्यादा मंत्री ओबीसी समाज के बने, 27 कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं तो ओबीसी समाज के बनते हैं। यूपी में सरकार बनती है तो 50% मंत्री जो बनते हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं। तो मोदी जी ने ओबीसी समाज को आगे लाने के लिए जो काम करे हैं वो आज तक किसी सरकारों ने नहीं किया। और जो पहले भी अगर मतलब कांग्रेस की सरकार के टाइम पे कांग्रेस ने वादे तो बहुत करे थे ओबीसी के लिए, लेकिन एक भी उन्होंने चीज़ लागू नहीं करी ओबीसी के लिए, आरक्षण के लिए। जब कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया था 27%, तब जनसंघ के समर्थन से कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार बनी थी बिहार में। वो पहले नेता थे जिन्होंने आरक्षण लागू किया था देश में। ये तो केवल बात करते हैं और काम करने की बारी आती है, वोट लेने की बारी आती है तो हम ओबीसी के लिए ये करेंगे, तुमने किया क्या है 70 साल में ये बताते नहीं जी। तो इसीलिए ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 से अब तक खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। मोदी जी पे उनको पूरा भरोसा है। एक अंतिम सवाल आपसे चलते चलते मैं जानना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जिस कांग्रेस को गाली देकर सत्ता में आए थे, एक आंदोलन किया, एक आंदोलन के बाद एक पार्टी का निर्माण हुआ, आज कहीं ना कहीं वो उस कांग्रेस पार्टी के साथ में विलय कर सरकार बना रहे हैं, या चुनावी मैदान में है तो INDA का एक हिस्सा कांग्रेस भी है और अरविंद केजरीवाल भी उसी का हिस्सा है। दिल्ली में अगर 7 सीट हैं तो समझौता हुआ है 4 और 3 सीट पर। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं, पार्टी A भी है या ये मोदी जी के डर से एक हो गई है? अब जनता भी कहने लग गई है कि जब सरकार
का विरोध किया था इन्होंने, भ्रष्टाचार का विरोध किया था, तो देश में सरकार किस पार्टी की थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। विरोध करते करते जब सरकार बनाने की बारी आएगी, ये हमेशा अपने बच्चों की कसम खा के केजरीवाल जी कहा करते थे कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं किसी भी पार्टी से गठबंधन, कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करूँगा। बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, बड़ा घर बड़ी गाड़ी सिक्योरिटी नहीं लूँगा। बच्चों की झूठी कसम खाई उन्होंने। सरकार बनाने के लिए सबसे पहला कोई काम झूठी कसम खा के किया तो सरकार कांग्रेस के साथ बनाई उन्होंने। उसके बाद जब उनकी नहीं बनी तो कांग्रेस सरकार गिरा दी। सरकार गिराने के बाद आज जब उनको जेल जाना पड़ रहा है तो आज वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सीटें बांटने के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या ये लोगों को पता नहीं चलता कि विरोध किसका किया था, किस वजह से आपकी पार्टी बनी थी? कांग्रेस का ही विरोध करके तो पार्टी बनी थी आम आदमी पार्टी। भ्रष्टाचार का ही तो विरोध किया था केजरीवाल जी ने। और आज समय आ गया कि अपनी जान बचाने के लिए किसी भी तरह से मोदी जी को हटा दो देश से, हमारी सरकार आ जाए, नहीं तो हम भ्रष्टाचारी सब जेल में जाएंगे, कोई पैसा कमाने नहीं जाएंगे। इनकी नीयत है खाओ और खाने दो, हमारी है कि न खाने देंगे न खाएंगे न खाने देंगे। तो न खाएंगे न खाने देने से ये लोग डर गए क्योंकि भ्रष्टाचारी लोग हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार करना ही करना है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लालू यादव जी की पार्टी आरजेडी हो, चाहे ये आम आदमी पार्टी हो। ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए मोदी जी से डरते हैं, इसलिए आपस में गठबंधन बना के घूम रहे। होना इनका कुछ नहीं है क्योंकि इनके कर्मों की वजह से जनता समझ गई है कि भैया अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, इनको हम सबक सिखाएंगे चुनाव में। तो 2024 में अभी 400 सीटें जीतकर हम सरकार बनाएंगे और दिल्ली में जब 2025 का चुनाव आ गया तो केजरीवाल और उसकी पार्टी को भी पता चल जाएगा कि झूठ की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है। और आने वाले समय में ये लोग बुरी तरह से हारने वाले दिल्ली में, चाहे पानी के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, बिजली के मुद्दे पे, स्कूल के मुद्दे पे, हेल्थ के मुद्दे पे, और हर चीज़ पे फेल हो चुके हैं। तो जनता को कब तक आप बेवकूफ़ बना सकते हो? अब जनता जागरूक हो गई, इनको सबक सिखाएगी अगले वाले चुनाव में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपका आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। ये थे सुनील यादव जी जिनका बहुमूल्य समय हमने लिया। और अगली मुलाकात किसी और एक शख्सियत के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।